नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। गवर्नेंस नाउ के प्रोग्राम चेक्स एंड बैलेंसेस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारे समाज के उस पहलू से सरोकार रखता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करने का दावा करता है। काफी हद तक हम सुरक्षित महसूस भी करते हैं, लेकिन पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल भी उठते हैं। पुलिस सुधारों की मांग को देखें तो एक लंबे समय से इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि पुलिस सुधार होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया अपने एक भाषण के दौरान। लेकिन सवाल यह उठता है कि आजादी के 75वें साल पर इस रिफॉर्म की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों अब तक ये सुधार नहीं लाया जा सका है? पुलिस सुधार लंबे समय से बहस का विषय रहा है। भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। साल 2006 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक बना। जब किसी भी आयोग और समिति की रिपोर्ट पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश व असम में पुलिस प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह ने वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर अपील की कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए जाएं। इस याचिका पर एक दशक तक चली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन कर आखिर में 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधारों पर निर्णय देते हुए राज्यों और केंद्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। राज्यों को दिए गए निर्देश में पुलिस पर राज्य सरकार का प्रभाव कम करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करने, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तक तय करने, जांच और कानून व्यवस्था की बहाली का जिम्मा अलग अलग पुलिस इकाइयों को सौंपने, सेवा संबंधी तमाम मामलों पर फैसले के लिए एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का गठन करने और पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करने जैसे दिशा निर्देश शामिल थे। केंद्र को निर्देश दिया गया कि केंद्रीय पुलिस बलों में नियुक्तियों और कर्मचारियों के लिए बनने वाली कल्याण योजनाओं की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। लेकिन जो अब तक के हालात हैं वो वही हैं। ढाक के 3 पात। लंबे समय से बहस चल रही है कि पुलिस सुधार लाया जाए, लागू किया जाए, जबकि पुलिस सुधार की दरकार एक लंबे समय से महसूस की जा रही है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सिंह सर, जो कि डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, असम के, जिन्होंने काफी लंबे समय से इस बात के लिए झंडा बुलंद किया हुआ है कि पुलिस रिफॉर्म्स के बगैर जो है लोकतंत्र बखूबी अच्छी तरीके से स्थापित नहीं हो सकता। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर। दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। प्रकाश सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। एंड विक्रम सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तो चूंकि प्रकाश सिंह सर ने ही इस आवाज को एक पहचान दी है, सब हर जगह पहुंचाया है, कह लीजिए इसकी आवाज है आप, क्यों आपको लगा सर कि पुलिस रिफॉर्म्स के बगैर लोकतंत्र बखूबी स्थापित नहीं हो सकता? देखिए, पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता न केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पुलिस में सुधार अत्यंत आवश्यक है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? देखिए, पहले तो पृष्ठभूमि थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस का एक ढांचा 1861 में बनाया था। ब्रिटिश सरकार की मंशा क्या थी और 1861 में उन्होंने पुलिस एक्ट बनाने की जरूरत क्यों समझ में आई? 1857 में आपको मालूम है विद्रोह हुआ था जी, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, और उस सत्ता में ठीक है विद्रोह को कुचल दिया गया, परंतु ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि इस देश में अगर हमें हुकूमत करनी है तो हमें एक ऐसी फोर्स की आवश्यकता है जो हमेशा हमारे आदेशों के अनुसार चले और जो हमारे हुक्म को आंख मूंद कर माने। इस ऐसे फोर्स की उन्हें आवश्यकता हुई और इस पृष्ठभूमि में उन्होंने भारतीय पुलिस का सृजन 1861 के एक्ट द्वारा किया। 1947 में जब आज़ादी मिली तो मतलब साधारण तौर पर ये सोच होनी चाहिए थी कि ये इस पुलिस में हमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके दर्शन में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है और इसको एक नया लक्ष्य और एक नया दर्शन देने की ज़रूरत है। परंतु धीरे धीरे जैसे देश की राजनीति में पतन आया, उसका स्तर गिरता गया, हमने देखा कि पुलिस का धीरे धीरे दुरुपयोग शुरू हुआ और ये बड़ा इसका एक जो नंगा नाच हमें देखना पड़ा वो
मतलब 1975 में इमरजेंसी के दौरान में इमरजेंसी के दौरान कि पुलिस का किस तरह से दुरुपयोग होता है। उसके बाद शाह कमीशन बैठा। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर से बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा कि अगर हमें ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पुलिस राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। परंतु जो भी सरकार सत्ता में आई, जो भी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उसने ये देखा कि ये पुलिस का जो मशीनरी है ये बड़े काम की चीज़ है, और जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमारे काम आती है, हमारे आदमियों को बचाने के लिए। बेसिकली सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, पॉलिटिकली यूजफुल, यस। ये उन्होंने 1861 के जो उसके पहले जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें पॉलिटिकली यूजफुल फोर्स के बनाने की बात की गई। तो अब ये फोर्स अभी तक चल रही है और ये हमारे गले में एक तरह से चक्की की तरह हमको लटकी हुई है। विक्रम सर, कहीं ना कहीं ये सरकारों की निष्क्रियता है, बी इट सेंटर और स्टेट, जिस कारण से ये पुलिस रिफॉर्म है जो अब तक ये सुधार नहीं, इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। श्वेता जी, आदरणीय प्रकाश सिंह साहब के सारगर्भित व्यक्तित्व के बाद उनका जो वक्तव्य है उसमें सभी कुछ का समावेश हो गया है। आपने बड़े उदार शब्द का प्रयोग किया है, निष्क्रियता। निष्क्रियता तो एक बहुत ही आपने पास कर दिया। ये दरअसल एक कुंठाग्रस्त और एक स्वार्थ सिद्ध के उद्देश्य से पुलिस सुधार नहीं लागू किया जा रहा है। निष्क्रियता तो हो गया, प्रमाद हो गया, लेकिन अगर स्वार्थ सिद्ध ये है कि एक विकलांग और लचर पुलिस व्यवस्था हमारे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संसाधन बन सकता है, एक पूरक हो सकता है, एक सहायक हो सकता है, तो बेहतर होगा कि पुलिस को हम एक कुशाग्र, एक सक्षम एक पुलिस बल की जगह हम उसको विकलांगता को उपलब्ध करा दें और उसको ऐसी लुंज पुंज एक पुलिस व्यवस्था को डाल दें जो कि सामंती रहे, भ्रष्ट रहे, अप्रशिक्षित रहे, जो कि 1902 में जो टिप्पणी फ्रेजर कमीशन ने की थी वही आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की तब थी 120 साल पहले। और इसके ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव एक तरफ हम मना रहे हैं, लेकिन हमने जहां तक पुलिस सुधार की बात आई है, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। और आज तो मैं ये कह दूंगा, वानखेड़े साहब बैठे हैं, मुंबई में जो दृष्टांत और भयावह स्थितियां आपने देखी हैं वो इसका नग्न नाच है कि पुलिस सुधार न करने के क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं। और भयावह परिणाम एक तो आपने महाराष्ट्र मुंबई में, जिसका कि नाम जिस पुलिस बल का पूरे विश्व था, आज उन्होंने उसको धूल धूसित कर दिया है क्योंकि उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप को एक नई ऊंचाई तक ले गए हैं। बहरहाल वो तो दूसरी चीज है श्वेता जी, लेकिन इस चीज को अगर दृष्टिगत रखें, राजनीतिक जो भी राजनीतिक दल पुलिस सुधार को सुनिश्चित कर लेगा, अमर हो जाएगा, ताजिंदगी वो सत्तारूढ़ रहेगा। लेकिन कदाचित उनके जो परामर्श देने वाले चाहते हैं कि सुधार मत लाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुधरी हुई पुलिस तुम्हारे लिए तुम्हारे समापन का कारण बन जाए। इसी प्रकार के चिंतन, क्योंकि मैं सभी राजनीतिक दलों के बीच में उठता बैठता हूं, कहीं को इच्छा शक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। मैं स्वागत करना चाहूंगी अशोक वानखेड़े जी का, एक जाने माने पत्रकार है। आपका स्वागत है अशोक जी। कह लीजिए सिस्टम के अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई है, खुद से भी, इस पूरे सिस्टम से भी। उस आपका दृष्टिकोण क्या है उसके लिए? धन्यवाद श्वेता जी। आज का दिन मेरे लिए बड़ा दिन है क्योंकि प्रकाश जी जिनके बारे में मैं लगातार स्टडी करता हूँ, जिनके नाम से केस है, पुलिस सुधार की जब भी बात होती है तो प्रकाश सिंह जी का केस प्रमुखता से बोला जाता है। मुझे लगता है कि 22 सितंबर 2006 के उस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद क्या हुआ, आज हम 2022 में। प्रकाश सिंह जी ने तो अपनी लड़ाई लड़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी भी की और 7 बिंदु ऐसे बताए जिसमें तुरंत काम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कई साल हो गए, एक बिंदु पे भी काम हुआ क्या? नहीं हुआ। जिस कैबिनेट में 43% दागी लोग मंत्री बनते हो और 33% ऐसे हो जिनके ऊपर गंभीर आरोप है हत्या का प्रयास और बलात्कार, ऐसे कैबिनेट से और ऐसे राजनीतिक सिस्टम से आप पुलिस प्रशासन के रिफॉर्म्स की अपेक्षा कैसे करते हो? अशोक जी, लेकिन ये सिर्फ मौजूदा सरकार नहीं, ये अब तक आप एक सेकंड, हम मौजूदा सरकार से ही शुरू करते हैं। ओके। क्योंकि मौजूदा सरकार एक भ्रष्ट सिस्टम को रिप्लेस करने आई थी। वो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्ट थे, इसलिए वो सत्ता से बाहर गए। जो लोग आए उन्होंने क्या किया? आज एक पुलिस ऑफिसर यदि रिफॉर्म्स चाहता है
उत्तर प्रदेश में तो उसको जबरन रिटायर्ड किया जाता है और जबरन रिटायर्ड करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। जबरिया रिटायर्ड, और उसके बाद उनको जेल भेजा जाता है और प्रताड़ना की जाती है एक सड़े से। जो आदमी षड्यंत्र कर कर जीप चला के किसानों की हत्या करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसटीसी की रिपोर्ट कह रही है, उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन उस पुलिस अधिकारी को जमानत लेने में 8-8 महीने लगते हैं। ये राजनीति को अपनी रखेल, मैं बहुत माफी के साथ ये शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे पुलिस अधिकारी हमारे सामने हैं जिन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल इस देश में हाजिर की, लेकिन उनका परसेंटेज इतना कम है कि इन्होंने अपने घर के कुत्ते समान, या घर में एक पालतू कुत्ता हो या जानवर हो, ऐसा उपयोग करते हैं पुलिस को। पुलिस यदि माइनस की जाए राजनीतिक दलों के नेताओं के, तो उनकी ताकत आधी रह जाएगी। पुलिस का उपयोग नहीं, दुरुपयोग होता है। अभी महाराष्ट्र पुलिस की बात हुई, अभी ये बाहर आया करके, नहीं तो मैं मुंबई में पिछले कई सालों से, मैं मराठी हूं, मैं मुंबई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मतलब हाजी मस्तान के समय से आज तक जो अंडरवर्ल्ड वहां पनपा है, उनको यदि आप बात करें तो वो बोलते मुंबई में सबसे बड़ा भाई तो पुलिस है। हमारी पुलिस को मैं कमजोर नहीं मानता, लेकिन जब पुलिस को यह पता है कि ईमानदारी से काम करने से मिलता क्या है, तबादलों पे तबादले, इंक्वायरियां, और उसके बाद जेल, और आपकी जिंदगी नेस्तनाबूद होती है। इसलिए फिर जो ये कहते हैं इस प्रवाह के साथ चलते जाओ, और जब प्रवाह के साथ चलने जाते हैं तो फिर सुपारी तक ली जाती है, जो कई फिल्मों में अपने को लगता है अतिशयोक्ति होती है। अब तक 56 जो पिक्चर आई थी उसमें वो कमिश्नर कहते कि उसको मार के आना है, और वो जो शूटर्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मार के आते हैं। ये होता है, मैंने बहुत नजदीक से देखा, और ये फ्रस्ट्रेशन है कई अधिकारियों के बीच में। मैं ऐसे कई अधिकारियों को जानता हूं कि जो अच्छी पोस्टिंग नहीं चाहते, पुलिस डिपार्टमेंट में तो आ गए, एक साइड पोस्टिंग लेके अपनी जिंदगी खत्म, बस अपना हो गया, नौकरी खत्म हो गई, जयराम जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की जो हम छवि देख रहे होते हैं, विक्रम सिंह सर, आम जनता ये अवधारणा रखती है कि हम पुलिस को देखकर अक्सर हम लोगों में एक भय, एक तरह से कहिए कि वो पुलिस से बचकर ही रहना चाहते हैं। लेकिन जो छवि हमें दिखती है कि पुलिस है, दबंग होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। आपने तो पूरी सर्विस पूरी की है, डीजीपी रहे हैं पूरे प्रदेश के, तो क्या आप अपने कार्यकाल के दौरान आपने महसूस किया कि ईमानदार रहना मुश्किल है, ईमानदारी की कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है? श्वेता जी, आपके पैनल में 2 पुलिस अधिकारी हैं, आदरणीय पद्मश्री प्रकाश सिंह साहब हैं, उनके बारे में पूछ लीजिए क्या उन्होंने जीवन में कभी कोई समझौता किया है? मैं जब देता हूं कोई समझौता नहीं किया है। हटना उन्होंने मंजूर किया और प्रताड़ित होना मंजूर किया, एक बार नहीं, एज डीआईजी मेरठ और एज डीजीपी, लेकिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। हर जगह ऑनरेबल लोग भी होते हैं, डिसऑनरेबल लोग होते हैं, पुलिस विभाग, उसमें कोई अपवाद नहीं है, और हर जगह एक चैन कर। नेपोलियन ने कहा था किसी भी इमोरल आदेश का पालन करने वालों की कमी नहीं है, लाइन लगी रहती। ये नेपोलियन ने तब कहा था 1814 में, और आज भी वही कह सकता हूं कि अगर कोई इलीगल इमोरल ऑर्डर देता है, वो चाहे कोई भी, जिनका नाम अशोक जी ने लिया है, तो उसका पालन करने वाले, तमेव माता च पिता कहने वाले, आरती का थाल लेके करने वाले कमी नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं, मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहूंगा, समझौता किया होता तो शायद मैंने अपना डीजीपी का कार्यकाल पूरा किया होता, लेकिन 5 महीने पहले क्यों हटा दिया गया ये कुछ चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन समझौता करता था, न सिर्फ कार्यकाल पूरा करता बल्कि उसके बाद भी तथाकथित एक लाभ वाला कोई पद भी मैं ले लेता। लेकिन मुझे इस बात का गुरूर है कि मैंने कोई समझौता जिंदगी में नहीं किया, किसी की आधी प्याली चाय का मैं गुनहगार नहीं। लेकिन अब ऐसे अधिकारियों की संख्या बड़ी नगण्य होती चली जा रही है। जब मैं नौकरी में आया था तो ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुतायत में थी, और जो समझौता करने वाले थे वो नगण्य थे। आज जो पालन करने वाले कानून के वो नगण्य हैं समझौता करने को, कि जो जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप एक तरीके से हावी हो गया है, संक्रमण हो गया है, एक महामारी की तरह आ गया है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज वो दुर्दिन मैं देख रहा हूं, काश मैंने न देखा होता कि ट्यूनिक और पूरी वर्दी पहन करके लोग जाकर के मुख्यमंत्री के यहाँ उनके धरने प्रदर्शन में सम्मिलित हो रहे हैं। एक एमएलए थानेदार की कुर्सी पे बैठ करके थानेदार से ऐसे बात कर रहा जैसे वो उनका एसएसपी हो। इससे अच्छा ये होता कि एमएलए साहब को बंद कर देता, उसके बाद भले ही उसका कुछ होता।
लेकिन ये दुर्दिन भी आज मुझे देखना था। और चलिए ठीक है, प्रारब्ध होगा, कोई पूर्वजन्म का पाप होगा कि ये दुर्दिन भी देख रहा हूं। अशोक जी, प्रकाश सर ने कई बार बात की है कि वन नेशन वन पुलिस राज्य सरकारों का दोष है, केंद्र का दोष है। ये सब कहने के बजाय हम कहीं ये समझें कि वन नेशन वन पुलिस सिस्टम विल वर्क। नहीं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन पुलिस, तो ये बिल्कुल मैं प्रकाश जी के इस वक्तव्य का बिल्कुल साथ देता हूं, लेकिन फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि राजनीतिक दल कैसे कैसे आ रहे हैं। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई सरकार है, यदि इनको वन नेशन वन पुलिस कर दिए तो हर चीफ मिनिस्टर नॉन बीजेपी रूल का अंदर हो जाएगा। आज यदि सीबीआई, ईडी और ऐसे लोगों की एक है कि एक वकील है नागपुर में जो लगातार फडणवीस के खिलाफ केसेस ओपन करता है, फडणवीस के जगह यानी बीजेपी के खिलाफ जो भी केस लड़ता है, कांग्रेस का नेता या कोई इसका दूसरा पार्टी का नेता, उसका वकील होता है वो। अब उनके ऊपर 18 साल पुराना कोई जमीन का एक मुकदमा था, जिसमें हाईकोर्ट ने कह दिया था कि अरे ये तो मुकदमा बनता नहीं, तुमने रजिस्टर कैसा किया। उस केस को ईडी ने पिकअप करके उसको उठाया अभी ईडी ने। प्रकाश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मैंने जब वन नेशन वन पुलिस की बात की थी, तो मेरा मतलब केवल इतना था कि पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में पुलिस का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। हाँ, जी। अगर आप पुराने ब्रिटिश टाइम्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैंने पढ़े हैं हिस्ट्री, जब पढ़ी तो मैंने देखा कि उसमें साफ साफ मतलब एक जगह लिखा हुआ मिनट्स में, मतलब ब्रिटिशर्स के भी दिमाग में था कि हमारा पुलिस स्ट्रक्चर सारे हिंदुस्तान में एक से होना चाहिए। और उन्होंने उसी लिए 1861 का एक जो एक्ट बनाया वो सारे हिंदुस्तान में लागू हुआ। अब दुर्भाग्य से हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई ये निर्देश तब तक लागू होंगे जब तक कि आप अपना एक्ट नहीं बना लेते। अब राज्य सरकारें अपना अपना एक्ट बना रही, 18 राज्यों ने अपने अपने एक्ट बना लिए। अब ये 18 राज्यों ने सबने अलग अलग एक्ट बना लिए हैं। मेरी जो निराशा वो इस बात से है, पुलिस स्ट्रक्चर एक रखिए, पर वन नेशन वन पुलिस से मतलब ये नहीं कि सारे भारत की एक ही पुलिस होगी, ये मेरा मतलब नहीं है। वो राज्य सरकारों के अंदर ही फंक्शन करेंगी, राज्य सरकार के अंदर होगी, पर पुलिस का स्ट्रक्चर जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, उसकी जो वर्किंग फिलॉसफी होगी, वो सब पूरे हिंदुस्तान में एक सी होगी। अभी तो एक ऐसा एक कैकोफोनी हो गया है, सबने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बना लिया है। ये ठीक नहीं है, मतलब देश के फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो ये वन नेशन वन पुलिस का ये मतलब नहीं है वर्ष में हिंदुस्तान का एक डीजी होगा जो सारे देश को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये बात को मानता हूं प्रकाश जी कि एक कानून, वो केंद्र को कानून पास करना चाहिए था और सारे राज्य का इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के पास होना था। जैसा जीएसटी केंद्र ने लागू कर दिया और राज्यों के पास इम्प्लीमेंटेशन है कि इम्प्लीमेंट राज्य करेंगे, उसको राज्य टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर केंद्र को देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम लागू करना चाहिए। लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि हर राज्य की अपनी दुकान है, मैं इनको दुकान बोलता हूं। ये भले ही अपने गवर्नेंस करते हैं, क्योंकि ये सत्ता में आने के पहले कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अंतिम व्यक्ति जो है मेरे राज्य का, वो ऊपर उठना चाहिए। ये बहुत सारी बातें होती है, फुले, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी से लेकर आंबेडकर तक सबके नाम गिनवाते हैं लोग भाषण में, लेकिन मात्र उनका उद्देश्य सत्ता का मक्खन खाने के लिए होता है। और इस सत्ता के मक्खन खाने के कंपटीशन में ये मक्खन मुहैया करवाने में पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप मानिए, ज्यादातर मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। उत्तर प्रदेश में सालों हो गए गृह मंत्री नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पे मैं अभी बात कर रहा था, जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार जब भी सत्ता में रहे हैं किसी के साथ, हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहते हैं, या फिर ये शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार बनी है, गृह मंत्रालय हमेशा शरद पवार के पास होता है। वानखेड़े जी, मैं अभी आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार सर, आईपीएस डीजीपी उत्तराखंड। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी, मुझे अपने पुराने सीनियर्स को देख के खुशी हो रही है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूं, प्रकाश सिंह सर को और विक्रम सिंह सर को। सर, राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सर्विंग हैं। आपकी राय क्या है पुलिस सुधार को लेकर? कहां पर हम फेल हो गए, क्यों ये लागू नहीं हो सका और क्यों बदलाव की आवश्यकता जान पड़ती है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत कुछ बदला भी है। ऐसा नहीं है कि 100% सेम हो। उत्तराखंड में तो पुलिस एक्ट नया बना और उसमें एसएचओ का टेन्योर 1 साल और बाकी अधिकारियों का 2 साल का हुआ।
तो उसमें कहीं ना कहीं तो मतलब पहले से बेटर तो हुआ है, पर ये कहें कि 100% सब कुछ रिफॉर्म हो चुका है वो भी सच नहीं है। तो जैसा वानखेड़े जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ा वो है कि पुलिस तो स्टेट की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है, तो उसमें उसको आमूलचूल परिवर्तन कितने लोग चाहते हैं और किस रूप से कर सकते हैं वो इतना आसान नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं। सर उसमें ये भी था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसमें था कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस में एक तरह से कह लीजिए कि दो अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग तय की जाए। ऐसा कुछ उत्तराखंड में आप कर रहे हैं, अगर बदलाव किए हैं तो, और उससे कुछ सुधार दिख रहा है? ये जो सुझाव है या ये जो डायरेक्शन है ये भी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण है कि हमारी जो मैन पावर, हम लोग जो है देश भर में 1000 पे लगभग 1.4 के करीब पुलिसकर्मी है, पूरे देश की जो एवरेज है। तो इतनी मैन पावर की शॉर्टेज है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन विंग और लैंड ऑर्डर विंग को अलग कर दूं तो मुझे डबल नंबर ऑफ सब इंस्पेक्टर्स चाहिए। अभी तो जो सब इंस्पेक्टर है वो उतने ही मतलब उसको ही काटने के चक्कर में बहुत सारे राज्य रहते हैं, फाइनेंशियल अलाउ नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से मैन पावर की शॉर्टेज इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। श्वेता जी, मुझे एक बात कहनी है कि अभी तक तो हम ये सब भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा मानवीय पहलू हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी देखना है। सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये दोनों सीनियर हैं जिनको तो हम, जिनके बारे में हमने कहा ना कि जिनके बारे में पढ़ के तो पत्रकारिता करते हैं, और एक वर्तमान में अशोक जी है जो सर्विंग है। सवाल ये है कि पुलिस के वर्किंग का, मैं आईपीएस अधिकारियों की बात नहीं करता, नॉन आईपीएस अधिकारियों की बात करता, उनका वर्किंग कंडीशन क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है। आप पुलिस स्टेशन में जाके देख लीजिए, पुलिस स्टेशन में ये स्थिति थी कि यदि पुलिस को किसी को एफआईआर भी लिखना है तो कागज भी नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में जो केंद्र सरकार के पास पुलिस डिपार्टमेंट है वो स्थिति है। पुलिस के जाके क्वार्टर्स देख लीजिए इनके, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे कंडीशन में ये लोग कैसे रहे। आज 40-42 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में हो गया है इस गर्मी में, अभी मार्च में है। जो आदमी धूप में खड़ा होकर ट्रैफिक लगातार देख रहा है उसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं, वो भी इंसान है, वो भी इरिटेट होता है। उसके वर्किंग आवर्स कितने घंटे तक, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ इतना वीआईपी मूवमेंट है, जब भी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट के पास मुझे गन लेके खड़ा हुआ उस रास्ते पे 20-20 मीटर के दूरी पे पुलिस वाले दिखते हैं। पता पड़ता है कि ये 6 घंटे से वैसे खड़े हैं, कोई वीआईपी आ रहा है 6 घंटे पहले से वो लोग खड़े हैं। क्या है उनको, क्या उनको पीने का पानी मिलता है टाइम, क्या बाकी चीजें क्या मिलती है। हम पुलिस से अपेक्षा बहुत रखते हैं, लेकिन पुलिस भी हमारा ही एक परिवार का हिस्सा है। 1806 का एक्ट की बात हो रही थी। 1806 का एक्ट किस लिए था? वो अब अंग्रेजों ने अपना राज लोगों को लादने के लिए पुलिस का उपयोग किया था। क्या आजादी के बाद वो रोल पुलिस का रहा है? क्या पुलिस का रोल रहा नहीं, एक्ट वही है। तो पुलिस के रोल में डिफाइन करना है। दूसरी बात है कि सोसाइटी का भी कोई बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि सोसाइटी में महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो क्राइम रेट बढ़ता है। आपका राज्य का, आपके देश का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, आपके राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, इसमें भी क्राइम रेट डिपेंड करता है। जब सब कुछ सबको ही सब ठीक करना पड़ेगा तब पुलिस पे भी थोड़ा सा लोड कम होगा। अभी अशोक जी ने बताया कि क्या पुलिस की क्या पोजीशन है, कितना हजारों पे इतने पुलिस यदि होगी तो कैसे काम करेंगे, और उसमें तो ज्यादा ड्यूटी पे लग रहे हैं। अशोक सर, रिक्तियां इतनी हैं, खाली जगह इतनी है, तो क्या ये पॉलिटिकल अनविलिंगनेस है कि भर्तियां नहीं हो पा रही है, या उसमें घोटाले हैं, महाघोटाले हैं, क्या है? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल अनविलिंगनेस है। मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल आदमी तो रिक्ति नहीं रखना चाहेगा। जितनी ज्यादा भर्ती होगी उतनी ज्यादा उनके लिए तो क्रेडिट मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें वित्तीय भार की प्रॉब्लम है, तो राज्य के फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कि नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं इसमें रोक है। जी प्रकाश सर, अशोक जी बोल नहीं देंगे, लेकिन मैं अशोक जी के तरफ से नहीं, लेकिन मेरा जो आकलन है, वित्तीय कमी नहीं है, प्रायोरिटीज बदलती है। प्रकाश सर, आपको लगता है धन वजह है, आपको लगता है? धन नहीं है। एक मिनट, एक नया मंत्रिमंडल बनता है, नई गाड़ियां खरीदी जाती है। क्यों पुलिस की गाड़ियां कभी बदलती हुई नजर आई है? वहां वित्तीय आ जाता है, मंत्रियों के खर्चे पे वित्तीय नहीं लगता। बड़ी एक प्रधानमंत्री का दौरा होता है किसी राज्य में, तो वहां होर्डिंग्स लगते हैं करोड़ों रुपए के, वहां वित्तीय नहीं आता है। आपकी प्रायोरिटीज गलत है, पैसे की कमी नहीं है, प्रायोरिटीज आवंटन का गड़बड़ है। जी, मैं प्रकाश सर आपकी राय सुनना चाहूंगी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं वानखेड़े जी। हमारा अगर आप पुलिस बजट एग्जामिन करें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी हाल में छपी थी, उसमें मुझे याद आता है कुछ 3% लिखा था पुलिस का बजट होता है। इतना कम पैसा मिलता है कि उसमें सारी पुलिस की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती। असल में हमारी सोच सारी ये है कि पैसा वहाँ लगाओ जहाँ से वोट मिले। पुलिस में लगाते हैं तो सोचते हैं इस वोट तो कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई, वोट तो आपको मिलेगा, उसका दूरगामी परिणाम होगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये कोई नहीं सोचता। बड़ी सामंतवादी सोच है पुलिस के बारे में। मैं तो जरा उदाहरण, एक क्रूड एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने में ज़मींदारों के पास लठैत होते थे। लठैत का प्रयोग वो क्या करते थे, अरे फलाने का अनाज उठा लाओ, फलाने की लड़की उठा लाओ, फलाने को जरा दो डंडे माराओ, बड़ा बदमाश है। ये लठैतों का प्रयोग जमींदार लोग इस तरह करते थे। मुश्किल से ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों की सोच पुलिस के बारे में यही सामंतवादी सोच है कि ये अपनों को बचाने के लिए, विरोधियों को फंसाने के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शान शौकत के लिए हैं। बस उतना पैसा इनके लिए काफ़ी है। इनके आधुनिकीकरण के लिए, इनमें मॉडर्नाइजेशन, इनकी ट्रेनिंग, इनके लिए नए इंस्टीट्यूशंस खोलना, नई सुविधाएं देना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना, इनके रहने के क्वार्टर्स बनाना, ये प्राथमिकताओं में नहीं है। आप देखिए, बहुत दिनों तक हम कहते थे कि SSP का दफ्तर किसी भी ज़िले में देखना हो तो देख लो, जो आलीशान दफ्तर दिखेगा वो तो कलेक्टर का दफ्तर होगा, जो टूटा फुटा दफ्तर होगा, जोड़ तोड़ के बनाया गया हो, वो SSP का दफ्तर होगा। ये मतलब आंख मूंद के तुम चयन कर सकते हो। पुलिस को पैसा ही नहीं देते, तो पुलिस को पैसा नहीं देते। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की जो सेपरेशन की बात है, इसमें एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की थी कमल कुमार के नेतृत्व में। कमल कुमार एक रिटायर्ड अच्छे जाने माने पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था, देखिए मुझे एकदम सही नहीं याद आ रहा, कुछ 35-40 हज़ार के बीच में उन्होंने संख्या निकाली थी कि अगर अधिकारी और लग जाएं तो हम देश भर में लॉ एंड ऑर्डर को, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का सेपरेशन हर जिले में नहीं है, केवल मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में जहां आबादी 10 लाख से अधिक है, केवल वहीं सेपरेशन की बात है। उनका था कुछ 38-40 हज़ार के बीच की संख्या, उन्होंने लिखा था कि इतने आदमी और भर्ती हो जाएं तो अब सारे हिंदुस्तान में स्कीम लागू हो सकती है। अब बताइए, 40 हज़ार आदमी आपको भर्ती करने के लिए पैसे नहीं है, ये तो कौन सी बात हुई। अरे मतलब आपकी प्राथमिकताएं विकृत हैं, प्राथमिकताएं हैं ही नहीं सही, इसीलिए ये सब बातें हो रही है, वरना पैसे की कमी इस देश में बिल्कुल नहीं है। इस देश में कमी तो जो बात समझ कर आ रही है सर कि जो पुलिस की लाठी है वो पॉलिटिकल आकाओं के हाथ में है। विक्रम सिंह सर, हमने सरकारें बदल के देख ली, हमने सब करके देख लिया, लगभग हर दल को मौका दे के देख लिया, अब क्या? श्वेता जी, अगर हमने पुलिस सुधार को नेशनल मिशन का रूप नहीं दिया और एक विकल्प दिया, अनिवार्यता नहीं दी, तो ये कभी भी पुलिस सुधार लागू होने वाला नहीं है। प्राथमिकता में सर्वोच्च, और जहां तक उसके इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो लास्ट में बिल्कुल। तो ये दोहरे मापदंड है। हमारे स्वर्गीय पुलिस महानिदेशक थे श्री राम अरुण साहब, उन्होंने कहा कि पुलिस सदैव सौतेला पुत्र रही है और रहेगी, और जब तक उसको सौतेले पुत्र से अपना नहीं माना जाएगा, तो वैसे तो सामान्य भी देखें, राजनीतिक मित्र हमारे उनको गाली देने से चूसते नहीं है। पुलिस सामंती है, पुलिस, अरे पुलिस कोई पाकिस्तान से थोड़ी आई, पुलिस ने जैसा आपने बनाया वैसी बन गई है। आप और अपमान उपेक्षा करेंगे और ज्यादा उदंड होगी। लेकिन अगर एक दफा उसकी जो समस्याएं हैं, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर्विंग कहते हैं, व्हाट कैन आई डू व्हेन द चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग। अरे चीफ मिनिस्टर्स कोऑपरेट नहीं करें। आपने तो कई केस में DGP और मुख्य सचिव को बुला करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बिल्कुल दिन में तारे दिखा दिए थे। जरा पुलिस सुधार में भी एक बार बुला करके जिन लोगों ने अनुपालन नहीं किया है, एक बार नमूने के तौर पे 4-5 राज्यों के DGP चीफ सेक्रेटरी को और बुला करके एक बार नसीहत दे दीजिए, कैसे नहीं लागू होगा। इन 7 बिंदुओं में 3 बिंदु ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की वित्तीय भार भी नहीं है, जिनमें कोई वित्तीय भार नहीं है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में कोई भार नहीं है, मैंने खुद किया है। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन में कोई वित्तीय भार नहीं है, और जो बिंदु नंबर 1 है उसमें कोई वित्तीय भार बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां इच्छा शक्ति का अभाव है तो वित्तीय भार हो तो क्या, न हो तो क्या। इसलिए एक निर्णय राष्ट्र को लेना होगा कि इसको विकल्प न मान के अनिवार्यता माने। जी सर, एब्सोल्युटली। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े। प्रकाश सर, विक्रम, पुलिस रिफॉर्म्स पर आधारित आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एक बहुत ही अहम मुद्दा है, गवर्नेंस से जुड़ा है, जिस पर हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस सुधार क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर होगा तो कैसे होगा, और इससे समाज में किस तरह का बदलाव आ सकता है।
अगले हफ्ते मैं फिर जुड़ूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। अभी आप मुझे देंगे इजाजत, नमस्कार। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।